मैं राजीव से मोहब्बत करती थी, लेकिन वह गरीब था। इसलिए मेरे घरवाले मेरी शादी एक ऊंचे खानदान में कराने लगे। इस वजह से मैंने भागकर राजीव से शादी कर ली। हम मुश्किल हालात में भी बहुत खुश थे। फिर जब हमारा एक बेटा हुआ तो हमारी खुशियाँ और बढ़ गई। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि राजीव की मौत हो गई। मैं अपने बेटे को लेकर मायके लौटी, लेकिन घर वालों ने हमें अपनाने से इनकार कर दिया। इस तरह 2 साल गुजर गए और मैं अपने बेटे को पालने के लिए घरों में काम करने लगी। आज जिस बंगले में मैं काम कर रही थी, वहाँ दावत का माहौल था, क्योंकि बड़े मालिक 2 साल बाद अमेरिका से हिंदुस्तान लौट रहे थे। जब मैंने मालिक को देखा तो मेरा जिस्म कांप उठा, क्योंकि वह हूबहू राजीव जैसा दिख रहा था। उसे अपने सामने देखकर मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए थे और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह कैसे संभव हो सकता है। राजीव तो मर चुका था, तो फिर यह शख्स उससे इतना मिलता जुलता क्यों लग रहा है। मैंने अपनी तेज होती सांसों पर काबू पाने की कोशिश की और चुपचाप नजरें झुकाकर बावर्ची खाने की ओर बढ़ गई, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग उलझ गया था। जब बड़े मालिक अंदर दाखिल हुए तो पूरे बंगले में हलचल मच गई। सभी नौकर सफाई और इंतजाम में व्यस्त थे, लेकिन उस वक्त मुझे किसी काम का होश नहीं था। मैं तो बस खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर हिम्मत करके एक नज़र उस ओर डाली जहां वह शख्स खड़ा था, जिससे मैं बचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही हमारी नज़रें मिली, उसकी आंखों में भी उलझन नजर आई। अब मैं दुविधा में थी। आखिर यह मुमकिन कैसे हो सकता है। मेरा दिल जोर जोर से चीख कर मुझे किसी और ही दिशा में ले जाना चाहता था, लेकिन मैं अपने दिमाग से कह रही थी कि नहीं। मैंने खुद उसकी मौत की खबर सुनी थी, मगर वह शख्स बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह जिसे मैंने खो दिया था। वह भी मुझे देखकर कुछ पलों के लिए ठिठक गया, मगर फिर आगे बढ़ गया। अचानक मैं होश में आई तो बावर्ची खाने से एक नौकर की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे बुला रही थी। मैं घबराकर काम में लग गई, मगर मेरा दिमाग लगातार उसी शख्स के बारे में सोच रहा था। अगर वह राजीव था, तो इन 2 सालों में वह कहाँ था? उसने कभी पलटकर मेरी खबर क्यों नहीं ली? और अगर वह राजीव नहीं था, तो यह कैसे मुमकिन था कि दुनिया में बिल्कुल एक जैसी शक्ल और कद काठी के 2 इंसान हों? इसी उलझन में दावत शुरू हो गई। सारे मेहमान खाने में मशगूल हो गए। मैं खामोशी से बंगले के एक कोने में खड़ी अपने दिमाग में उठने वाले हजारों सवालों को झुटलाने की कोशिश कर रही थी। एक मौका पाकर मैंने फिर से नजरें बचाकर उस शख्स को देखा। वह वाकई राजीव जैसा दिखता था, मगर उसका अंदाज, लिबास और बातचीत का तरीका मेरे राजीव से बिल्कुल अलग था। जब दावत खत्म हुई और मैं मेज साफ कर रही थी, तभी अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने कांपते हाथों से अपनी चादर ठीक की और डरते डरते धीरे से सिर उठाया। वह मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। वही आंखें, वही चेहरा, मगर उसके अंदाज में एक अजनबियत थी। वह मुझसे पूछने लगा, क्या मैं उसे जानती हूँ? उसका सवाल सुनकर मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया। मैं सोचने लगी कि अगर वह राजीव होता तो कभी भी मुझसे ऐसा सवाल न करता, क्योंकि वह तो मुझे जान से ज़्यादा चाहता था। तब मुझे यकीन हो गया कि यह सब मेरा भ्रम ही था। वह मेरा राजीव हो ही नहीं सकता था। क्या तुम्हारा नाम अर्पिता है? जब उसने मुझसे यह सवाल पूछा तो मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। यह कैसा मजाक था? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही थी? किस्मत मेरे साथ कोई और खेल खेल रही थी? मैं तो कुछ भी बोलने के काबिल ही नहीं रही। बड़ी मुश्किल से मैंने हल्के से सिर हिलाया और फिर मैंने भी उससे पूछ ही लिया, क्या तुम्हारा नाम राजीव है? मेरी बात सुनकर उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा, मेरा नाम राजीव नहीं बल्कि प्रताप है। उसके लहजे में इतनी अजनबियत थी कि मैं डर गई। शायद उसने मेरी बेबसी महसूस कर ली थी, इसलिए उसने मुझसे पूछा, तुम मुझे इतने ध्यान से देख रही थी? इसलिए मैंने पूछ लिया, क्या तुम मुझे जानती हो या मुझसे कोई काम है? मैंने खुद पर काबू पाया, हल्के से सिर हिला दिया और उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से भाग गई। उस रात मैं सो नहीं सकी।
दिल में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। अगर वह राजीव नहीं था तो मुझे इतना बेचैन क्यों कर गया, और अगर वह राजीव था तो उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मैंने मालियों के दूसरे नौकर से प्रताप के बारे में पूछा, क्योंकि मुझे अब तक तसल्ली नहीं हुई थी। तब मुझे पता चला कि वह वास्तव में अमेरिका में रहता था और 2 साल बाद हिंदुस्तान आया था, और उसका राजीव नाम का कोई रिश्तेदार दूर दूर तक नहीं था। मैंने खुद को फिर से तसल्ली दी कि यह महज एक इत्तेफाक था, लेकिन फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे सच जानना था कि आखिर उस शख्स को देखकर मुझे अपना राजीव क्यों याद आया था। कुछ ही दिन बीते थे जब उस आदमी ने मुझे बुलाया और कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उस दिन तुमने मुझे यह क्यों कहा कि मेरा नाम राजीव तो नहीं। मैंने फैसला किया कि उसे सच बता ही दूं, क्योंकि मेरे दिल को भी करार नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। जब मैं खामोश हुई तो वह काफ़ी देर तक मुझे देखता रहा। मैं डर गई कि कहीं वह मेरी कहानी सुनकर गुस्सा तो नहीं हो गया। कहाँ वह इतना अमीर और रुतबेदार आदमी, और कहाँ मैं एक मामूली नौकरानी जो उसे अपना महबूब समझकर धोखा खा गई थी। लेकिन जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मेरा नाम अर्पिता है और मैं लाहौर के डिफेंस इलाके में रहती थी। मेरा ताल्लुक़ एक खाते पीते ऊंचे ख़ानदान से था। मेरे पापा का अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, जिसकी वजह से घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरी मम्मी एक सोशल वर्कर थी और एक एनजीओ चला रही थी। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी बहनें जुड़वां थी। पापा चाहते थे कि उनका एक बेटा भी होता जो उनका बिजनेस संभालता, लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा था कि जब मम्मी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया तो वह दोबारा माँ बनने की क्षमता से मरहूम हो गई, जिससे उन्हें खुद भी बहुत दुख हुआ। पापा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि मम्मी का इलाज कराया जा सके ताकि उन्हें एक बेटा मिल सके, लेकिन उनकी हर कोशिश के बावजूद यह संभव नहीं हो सका। पापा मम्मी को देश विदेश के बेहतरीन डॉक्टरों के पास इलाज के लिए ले गए, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने अपनी यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक लड़के को गोद लेने का विचार भी किया, लेकिन मम्मी ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि किसी और के बच्चे को अपनी संतान समझकर पालना बहुत हिम्मत और हौसले का काम है, और वह खुद को इतना मजबूत नहीं पाती थी। मम्मी हम तीनों बहनों से बेहद मोहब्बत करती थी और उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी मौजूदगी में वह गोद लिए गए बच्चे के साथ किसी दिन कोई नाइंसाफ़ी कर बैठे। इस मुद्दे पर मम्मी और पापा के बीच काफ़ी बहस भी हुई, लेकिन अंत में मम्मी की बात ही मानी गई, क्योंकि उनकी बात भी बिल्कुल सही थी। पापा को मजबूरन अपने बेटे की ख्वाहिश दिल में ही दबानी पड़ी। हालांकि उन्होंने बेटे की चाहत छोड़ दी, लेकिन उसी दिन से यह तय कर लिया था कि वह मुझे ही अपना बेटा बनाएंगे और अपना पूरा बिजनेस मेरे हवाले करेंगे। इसी वजह से उन्होंने बचपन से ही मुझे मेरी दोनों बहनों से ज़्यादा प्यार और तवज्जो दी। मेरी हर बात को सबसे पहले माना और पूरा किया। पापा ने हमेशा मुझे ही अपनी दोनों बेटियों में सबसे ज़्यादा अहमियत दी, क्योंकि मैं ही वह थी जो कामयाब होकर उनका बिजनेस संभालने के साथ साथ उसे और आगे भी ले जा सकती थी। मुझे भी इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता था कि पापा सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं और मुझे खास तवज्जो देते हैं। इसी वजह से पापा ने बचपन से ही मुझे अपने साथ बिजनेस मीटिंग में ले जाना शुरू कर दिया और मुझे छोटी छोटी चीज़ें सिखाने लगे, जैसे कि बिजनेस के फैसले कैसे किए जाते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव पर नज़र कैसे रखी जाती है और किस तरह एक फ़ायदेमंद सौदा किया जाता है। मैंने बचपन से ही उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जब मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो पापा ने मुझे लंदन भेज दिया ताकि मैं बिजनेस से जुड़ी गहरी और उपयोगी जानकारी हासिल कर सकूं। उस समय पहली बार मम्मी ने पापा से कहा कि उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा लिया है, क्योंकि वह मेरी हर ख्वाहिश और हर जिद पूरी करते थे। मम्मी का मानना था कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद बाकी आम लड़कियों की तरह मेरी भी शादी कर दी जानी चाहिए ताकि मैं अपने घर की हो जाऊं, मगर पापा के ख्यालात कुछ और ही थे।
वह मुझे देश की सबसे मशहूर बिजनेस वूमेन बनाना चाहते थे। मैं भी उनके सपने और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिल से मेहनत कर रही थी, मगर मुझे यह नहीं पता था कि पापा अपनी इस ख्वाहिश को लेकर इतने गंभीर थे कि उन्हें मेरी खुद की ज़िंदगी और मेरी खुशी की भी कोई परवाह नहीं थी। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। काश मुझे इस बात का अंदाज़ा पहले हो गया होता कि पापा को सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की परवाह थी और अपने बिजनेस के सामने उन्हें अपनी सबसे लाडली बेटी की खुशी भी नज़र नहीं आई। मम्मी ने कई बार पापा से कहा कि वह मुझे अपने बिजनेस में इस हद तक न घसीटे कि मैं ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना ही भूल जाऊं, मगर पापा ने साफ साफ मम्मी से कह दिया कि अगर उन्होंने उन्हें बेटा गोद लेने नहीं दिया तो फिर वह अपनी बेटी को अपनी मर्जी की ज़िंदगी तो थोप ही सकते हैं। मम्मी पापा की इस बात पर खामोश हो गई और पहली बार उन्होंने अपनी बेबसी को महसूस किया, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया। पापा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि वह मुझे लंदन भेज रहे हैं और लंदन से लौटने के बाद मुझे ही उनका पूरा बिजनेस संभालना है। मगर उस वक्त कोई नहीं जानता था कि लंदन जाने के बाद न सिर्फ मेरी बल्कि हम सबकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। जब पापा ने मुझे लंदन भेजा तो मैं वहाँ की रंगीनियों में एकदम खो सी गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ बिजनेस में ही उलझ कर रह गई थी और जैसे ज़िंदगी जीना भूल चुकी थी। मगर बहुत जल्द मुझे याद आ गया कि पापा ने मुझे लंदन सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही भेजा था और इसके बाद मुझे वापस जाकर उनका पूरा बिजनेस संभालना था। मैंने लंदन में जितना भी वक्त गुजारा बस यही चाहती थी कि उसे भरपूर तरीके से जी सकूं। और तभी मेरी मुलाकात राजीव से हुई। वह भी बिजनेस के सिलसिले में लंदन आया था और वापस जाकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। राजीव और मेरे बीच सिर्फ इतना फ़र्क था कि वह अपना बिजनेस शुरू करने वाला था, जबकि मैं अपने पापा के बिजनेस को और आगे बढ़ाना और फैलाना चाहती थी। मेरी और राजीव की मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी और मुझे उसका अंदाज बहुत पसंद आया था। इसके अलावा वह एक समझदार और बुद्धिमान लड़का था। मुझे शुरू से ही अच्छी चीज़ें और अच्छे इंसानों की पहचान थी, इसलिए मैं समझ गई थी कि राजीव मेरे लिए एक बेहतरीन चुनाव होगा। धीरे धीरे हम अलग अलग मीटिंग में मिलने लगे और हमारी दोस्ती हो गई। तब राजीव ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया कि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मुझे वह कभी भी साधारण नहीं लगा, बल्कि वह मेरे लिए बहुत खास बन गया था और उसके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। राजीव अपनी माँ का इकलौता सहारा था और अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद कुछ बनना चाहता था। इसी वजह से वह लंदन से बिजनेस की डिग्री लेने आया था, मगर उसके साथ रहते हुए मैं खुद को उसके प्यार में इस कदर डूबा हुआ महसूस करने लगी कि उसके बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने तय कर लिया था कि जब मैं हिंदुस्तान वापस जाऊंगी तो मम्मी और पापा से राजीव के बारे में बात करूंगी ताकि वे हमारी ज़िंदगी को एक कर सकें। मुझे यकीन था कि पापा को राजीव बहुत पसंद आएगा क्योंकि वह बेहद टैलेंटेड लड़का था। मैं जानती थी कि वह बहुत जल्द एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है। यह सब देखते हुए पापा को हमारे रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए था, मगर मैं पापा के बारे में गलत थी और इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैंने उनसे राजीव की बात की। मैंने पापा को राजीव और उसकी फैमिली और उसके बिजनेस प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे लगा था कि पापा यह सब कुछ सुनकर खुश होंगे और मेरी पसंद की तारीफ़ करेंगे, मगर राजीव का नाम सुनते ही पापा गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने मुझसे कहा, क्या मुझे पूरी दुनिया में मोहब्बत करने के लिए सिर्फ वही गरीब लड़का मिला? पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि पापा राजीव के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि राजीव का बैकग्राउंड हमारे परिवार से मेल नहीं खाता था। उन्हें वह एक आम छोटे घराने का लड़का लगा जिसे वह अपनी हैसियत के लायक नहीं समझते थे। पापा ने राजीव से मिलने तक से साफ इनकार कर दिया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि राजीव एक अच्छा और काबिल इंसान है और सबसे बढ़कर वह मुझसे सच्चा प्यार करता है। वह मेरे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है, लेकिन पापा ने मेरी बात को यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझ पर सिर्फ इसलिए बर्बाद नहीं की थी कि मैं
उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी से शादी कर लूं। एक ही दिन में उन्होंने मेरे सामने एक आम से लड़के को लाकर खड़ा कर दिया और मेरी बिजनेस की ख्वाहिश को कहीं पीछे छोड़ दिया। मैंने पापा को हर तरह से यकीन दिलाया कि मैं उनका बिजनेस ज़रूर संभालूंगी, बल्कि मेरे साथ साथ राजीव भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे हम कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। मगर मेरी ये बातें सुनते ही पापा ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। यह सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई कि उनका बिजनेस एक नीच इंसान संभालेगा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि पापा ने इतनी छोटी सी बात पर मुझ पर हाथ उठा दिया। उन्होंने तो ज़िंदगी भर मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, लेकिन जब मैंने अपनी पसंद उनके सामने जाहिर की तो अचानक ही उन्हें फैमिली बैकग्राउंड याद आ गया। उन्हें सिर्फ इस बात की फ़िक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। मैंने एक गरीब लड़के से शादी कर ली। उस वक्त मम्मी ने पापा को समझाने की कोशिश की कि वे मेरी बात मान लें, क्योंकि मम्मी जानती थी अगर पापा जिद पर अड़े रह सकते हैं तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। मैं भी अपनी बात पर अड़ी रहूँगी। मैं घर की सबसे लाडली थी, इसलिए मेरा गुस्सा और मेरी जिद भी उन्हीं पर गई थी। लेकिन पापा अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मुझे राजीव के साथ ज़िंदगी बितानी है तो मुझे उनका लाइफ स्टाइल छोड़ना होगा। यह सुनकर मैं स्तंभ रह गई। इसका सीधा मतलब यही था कि वे मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, क्योंकि राजीव को छोड़ना तो मेरे लिए नामुमकिन था। राजीव ही तो था जिसके साथ रहकर मैंने जीना सीखा। वही था जिसने मुझे बताया कि ज़िंदगी सिर्फ सफ़ेद स्याह रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई रंग होते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे भर सकते हैं। अगर वह मेरी ज़िंदगी में ना आता तो मैं तो बस बिजनेस की ब्लैक एंड वाइट फाइलों में उलझ कर रह ही जाती। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल फ़ैसला था। मैं अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती थी, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया था, लेकिन दूसरी तरफ राजीव भी था, जिसने मुझे ज़िंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं बल्कि जीना सिखाया था। आखिरकार मैंने ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला ले ही लिया, राजीव के साथ रंग भरी ज़िंदगी जीने का। पापा ने मुझे बहुत धमकाया कि राजीव मुझे वह सारी सुविधा और आराम नहीं दे सकता जो उन्होंने मुझे हमेशा दिए थे, मगर मुझे उन निस्वार्थ सुख सुविधाओं की परवाह ही नहीं थी जिसमें ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं था। पापा ने घर में भले ही मुझे हर आराम और सहूलियत मिली थी, लेकिन जो सुकून और खुशी मुझे राजीव के साथ लंदन में रहकर मिली वह इन सब सुविधाओं से कहीं बेहतर थी। मम्मी ने भी मुझे रोकने और पापा को मनाने की कोशिश की, मगर पापा को उस वक्त सिर्फ लोगों की परवाह थी कि लोग क्या कहेंगे कि उनकी बेटी ने एक गरीब घर के लड़के को इतनी बड़ी और अमीर फैमिली का दामाद बना दिया। पापा ने मुझे मेरी बहनों का हवाला देकर भी डराने की कोशिश की। अगर मैंने बगावत की तो मेरी छोटी बहनों पर इसका क्या असर होगा। वह भी कल किसी अरे गहरे को लाकर घर में बैठा देंगी। मतलब मैं जानती थी कि उनमें से कोई भी मेरी तरह हिम्मती और ताकतवर नहीं था। मैं तो पापा की मर्जी के बिना अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं कर सकते। सिर्फ मैं ही थी जिसकी पसंद और शौक़ सबसे अलग थे। राजीव ने भी मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं उनके लिए अपने मम्मी पापा को न छोड़ूं और उनकी पसंद के अनुसार जहां वे कहें वहीं शादी कर लूं, मगर मैं राजीव के बिना जी नहीं सकती थी। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने राजीव के लिए अपने मम्मी पापा का वह घर छोड़ दिया जिसमें मैंने अपनी सारी ज़िंदगी पापा की ख्वाहिशों को पूरा करने में गुजार दी थी। पापा का वह बड़ा सा घर छोड़ते हुए मुझे दुख जरूर हुआ, मगर मेरे दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि एक न एक दिन जब राजीव एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाएगा तो पापा मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे और मेरे साथ साथ राजीव को भी अपना लेंगे। मैं दोबारा उसी घर में राजीव के साथ लौट आऊँगी। मगर यह मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला था। मैंने राजीव से शादी कर ली और उसके छोटे से सादे से घर में आ गई, जहाँ उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती थी और राजीव ही उनका एकमात्र सहारा था। राजीव की अम्मी बहुत जिंदा दिल औरत थी। उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत और सच्चे दिल से अपनाया। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैंने अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया है, बल्कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह चाहा और मुझे उस घर में पूरी तरह आराम देने की कोशिश भी की। राजीव के पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे और कुछ साल पहले ही उनका निधन हो गया था।
इसलिए अब वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और खुद से कुछ करने की कोशिश में लगा हुआ था। मुझे लगा था कि पापा का घर छोड़ने के बाद मैं और राजीव मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे, लेकिन मैं यह भूल गई थी कि उस वक्त मेरे पापा मुल्क के एक जाने माने बिजनेसमैन थे और अपनी जिद के लिए कुछ भी कर सकते थे। शुरुआती कुछ दिन मेरे और राजीव के लिए बहुत अच्छे गुजरे। हम दोनों दुनिया की सारी परेशानियों को भुलाकर एक दूसरे में मगन थे। हमें लगता था कि हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया जीत लेंगे। मैं जानती थी कि राजीव एक बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था और अपनी मेहनत से बहुत जल्द एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता था। मुझे यकीन था कि थोड़ा इंतज़ार करने के बाद मैं वह सारी सुविधाएं दोबारा से हासिल कर सकती थी जो मुझे अपने पापा के घर में मिली हुई थी। इसलिए मैंने हर कदम पर राजीव का साथ दिया। राजीव को बिजनेस शुरू करने के लिए किसी के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी और लंदन जाने से पहले उसने कई बिजनेसमैन से इस बारे में बात भी की थी। बहुत से लोग उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब राजीव ने बिजनेस के लिए कदम बढ़ाया तो हर किसी ने उसे इनकार कर दिया। हमें समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले तो सभी उसके साथ बिजनेस करने के इच्छुक थे। फिर अचानक सबने इनकार क्यों कर दिया और फिर मुझे समझ आ गया कि यह सब मेरे पापा का किया हुआ था। उन्होंने सख्ती से हर किसी को मना कर दिया कि कोई भी राजीव के साथ कारोबार नहीं करेगा, क्योंकि वह मुझे यह दिखाना चाहते थे कि राजीव एक गरीब लड़का है और वह अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। वह सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि राजीव मुझे वे सारी सुविधाएं न दे सके जो ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं। जब राजीव मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता तो मैं खुद ही उसे छोड़कर उनके पास लौट कर जाती और यह स्वीकार कर लेती कि उनकी बात न मानकर मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला किया था। मैं अपनी गलती का एहसास करके वापस लौट आती। मुझे पापा की हर चाल बहुत जल्दी समझ में आ गई, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत कोशिश की थी कि कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए जिससे मैं और राजीव मिलकर अपना गुजारा कर सकें, लेकिन हर संभव कोशिश के बावजूद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी मैं जाती हर कोई मुझे मना कर देता। मैं हैरान थी कि जब सब लोग मेरे पापा को जानते थे और उनसे वाकिफ़ थे, फिर भी कोई मुझे काम देने को तैयार क्यों नहीं था। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर छोटी छोटी कंपनियों में नौकरी की तलाश शुरू कर दी और राजीव को भी यही सलाह दी कि वह फ़िलहाल बिजनेस का इरादा छोड़कर कोई छोटा मोटा काम कर ले ताकि हम घर का गुजारा चला सकें। लेकिन हमारी हर कोशिश नाकामयाब रही। हमें कहीं भी कोई काम नहीं मिला। मुझे बार बार पापा पर गुस्सा आ रहा था कि जब उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी और अपने घर से निकाल ही दिया तो फिर मेरी ज़िंदगी में इतनी दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझसे हर तरह का रिश्ता तोड़ दिया तो फिर मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं दे रहे। लेकिन मैं फिर भी राजीव के साथ खुश थी, क्योंकि उसने कभी मुझे यह ताना नहीं दिया कि मेरे पापा की वजह से उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। मैं एक आलीशान ज़िंदगी जीकर आई थी, मगर राजीव के साथ जो नई ज़िंदगी शुरू की वह मेरे लिए पहले की ज़िंदगी से भी बेहतर थी, क्योंकि राजीव मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और अपनी पूरी कोशिश से मेरी हर ज़रूरत को पूरा करता था। जब हमें कहीं कोई काम नहीं मिला तो राजीव ने मेहनत मजदूरी करने का फ़ैसला लिया। वह कभी किसी स्टोर पर सेल्समैन का काम करता तो कभी कहीं चौकीदारी करने लग जाता। उसे जहाँ जो भी काम मिलता वह हमारे 2 वक्त की रोटी के लिए हर काम करने को तैयार रहता, क्योंकि मैं उसके साथ थी और मुझे भी उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए था। हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। बेशक हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और इतना कमा लेते थे कि 2 वक्त की रोटी खा सकें। फिर हमारी ज़िंदगी में एक नई खुशी आई। शादी के 1 साल बाद जब हमारे घर एक बेटे ने जन्म लिया। उस नन्हे प्रिंस को पाकर मैं और राजीव बेहद खुश थे। हम भले ही गरीबी की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन हमारे दिल एक दूसरे के प्यार से भरे हुए थे। मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन हम पापा को मना ही लेंगे। आखिर मैं उनकी सगी बेटी थी। वे मुझ पर कब तक इतना जुल्म कर सकते थे। एक न एक दिन तो वह मुझे बेबस देखकर मान ही जाते और मुझे तथा राजीव को कबूल कर लेते। जब प्रिंस थोड़ा बड़ा हुआ तब मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान आ गया, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाने के ख्वाब देख रही थी, मगर यह नहीं जानती थी कि
मेरी जिंदगी अब मेरे मुताबिक चलना भूल चुकी है। अब वह मुझे एक नई आजमाइश में डालने वाली थी। उस रोज़ मैं रसोई में खाने की तैयारी में मशगूल थी जब मुझे खबर मिली कि राजीव का एक भयानक हादसा हो गया है। मोहल्ले के कुछ लोगों ने आकर बताया कि राजीव को गंभीर रूप से घायल हालात में अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसकी ज़िंदगी खतरे में है। यह सुनकर मुझे होश ही नहीं रहा। मैंने नन्हे प्रिंस को उठाया और राजीव की अम्मी को हिम्मत देते हुए अस्पताल की ओर चल पड़ी। मेरा हर कदम भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी हथेलियों से कोई छीन रहा हो। जब मैं अस्पताल पहुंची तो वहां एक और बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे बताया गया कि राजीव अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि उसका बचना मुश्किल था। यह सुनते ही राजीव की अम्मी को दिल का दौरा पड़ गया। जब मैं खुद ही राजीव की मौत के सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी, तो उनकी माँ, जिनका वह इकलौता बेटा था, वह सारी जिंदगी की पूंजी थी, वह इस खबर को कैसे सहन कर सकती थी। इसलिए राजीव के साथ साथ वे भी उसी क्षण इस दुनिया को अलविदा कह गई। मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने तो राजीव को देखा भी नहीं था और उसकी अम्मी को दुनिया छोड़ते देख मेरा दिल चाहा कि मैं भी खुद को ख़त्म कर लूं। मगर मुझे नन्हे प्रिंस के लिए जिंदा रहना था। वही तो था जो राजीव की निशानी के तौर पर मेरे पास रह गया था। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और राजीव को उसी दोस्त के साथ घर वापस आ गए जिसने हमें राजीव के हादसे की खबर दी थी। मगर जैसे ही मैंने खाली घर देखा, मैं चकरा कर गिर पड़ी। 4 दिन तक बेहोश रहने के बाद जब मुझे होश आया, तब तक राजीव और उसकी अम्मी की आखिरी रस्में अदा की जा चुकी थी। मैं बेहताशा चीख रही थी क्योंकि मैं उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं सकी थी। मैंने पूरी दुनिया एक झटके में अंधकार में हो गई। जो मैं अपने पापा का घर छोड़ते वक्त बहुत मजबूत थी, अब पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी थी। अब मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि मैं पापा के घर वापस चली जाऊं, क्योंकि मैं अकेले प्रिंस को नहीं संभाल सकती थी। मगर कोई मुझे संभालने वाला होता तो शायद मैं प्रिंस को संभाल पाती। पापा के घर पहुंचते ही उन्होंने मेरे सामने एक नई आजमाइश रख दी। अगर मैं राजीव के बच्चे को छोड़ दूं तो वे मुझे अपना लेंगे, लेकिन मैं उनकी यह बात कैसे मान सकती थी। राजीव मेरी ज़िंदगी था और प्रिंस मेरी जान। मैं अपनी ज़िंदगी से तो पहले ही हाथ धो बैठी थी, मगर अपनी जान को अपने हाथों से कैसे खो सकती थी। मुझे लगा कि मेरी हालत देखकर पापा मुझ पर रहम कर लेंगे, मगर उन्होंने तो मुझे दरवाजे से ही मायूस लौटा दिया। तब मैं अपनी नन्ही सी जान को लेकर उसी दहलीज पर वापस आ गई जहाँ कभी राजीव के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के सपने देखे थे। मगर उन सपनों की बुनियाद मजबूत होने से पहले ही वह मुझे अकेला छोड़ गया। मैं उस खाली घर में खड़ी सोच रही थी कि अब क्या करूं। राजीव ही वह शख्स था जो हमारी 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता था। बात यह नहीं थी कि मैं मेहनत नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, मगर फिर प्रिंस को कौन संभालता? उसे किसके पास छोड़ती, किसके हवाले करके मेहनत करती? मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे मैं प्रिंस का भविष्य सुरक्षित कर सकती। उसी वक्त मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं एक बेबस माँ बन गई थी, जो अपने ही बच्चे को बोझ समझने लगी थी, क्योंकि हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई गलत फैसला लेती, राजीव के एक दोस्त ने मुझे एक बड़ी कॉलोनी के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर मैं वहां जाऊं तो शायद मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे मेरा और प्रिंस का गुजारा हो सके। मैंने प्रिंस को अपनी गोद में उठाया और उस कॉलोनी की तरफ चल पड़ी, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए जिंदा रहना था। उस मासूम का इसमें कोई कसूर नहीं था। वह कॉलोनी बहुत बड़ी थी, जहाँ शानदार और बड़े बड़े घर बने हुए थे। उन घरों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कभी मेरा भी ऐसा ही एक घर हुआ करता था। लेकिन मैंने अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि अब इन बड़े घरों की हसरत मेरे दिल से मिट चुकी थी। वह ख्वाहिश तो बहुत पहले ही दम तोड़ चुकी थी। काफ़ी मेहनत के बाद मुझे उस कॉलोनी में कुछ बंगलों में नौकरानी का काम मिल गया। मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मेरे पास ऊंची डिग्रियां थी, मैं एक बड़े बिजनेसमैन अमीर बाप की बेटी थी। फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे उन्हीं बंगलों में नौकरानी बनकर काम करना पड़ा, और यह सब सिर्फ मेरे पापा की वजह से हुआ। लेकिन अपने बेटे के लिए मैंने
वह सब कुछ कबूल कर लिया, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस कॉलोनी में काम करने का एक फ़ायदा यह भी हुआ कि यहाँ नौकरों के लिए कुछ क्वार्टर बने हुए थे, जहाँ दूर से आने वाले नौकर रहते थे। मैंने राजीव का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और प्रिंस को लेकर वहीं एक छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगी। मेरे लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि लंबे वक्त के बाद मैंने बेफिक्र होकर प्रिंस और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लिया था। साथ ही मुझे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह भी मिल गई थी। मुझे उन्हीं सर्वेंट क्वार्टर में रहते हुए 2 साल बीत गए और मैं प्रिंस के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। मैं राजीव के बिना जीना सीख रही थी, मगर एक दिन ऐसा आया जब मेरा पूरा अतीत एक बार फिर मेरी आंखों के सामने ताज़ा हो गया। उस दिन एक बंगले की साफ़ सफाई हो रही थी, क्योंकि उसके मालिक वापस आ रहे थे और कॉलोनी के ज़्यादातर कर्मचारी वहां इकट्ठे थे। मैं भी प्रिंस को बाकी बच्चों के साथ खेलता छोड़कर अपने काम में लग गई। कॉलोनी में 2 साल बिताने के कारण आसपास के सभी कर्मचारियों से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी और मैं निश्चित होकर प्रिंस को बाकी बच्चों के साथ खेलने भेज दिया करती थी। उस बंगले में एक अलग ही हलचल थी, क्योंकि आने वाले मालिक के स्वागत की तैयारियां जोरों पर थी। मगर जैसे ही मैंने उस आने वाले मालिक को देखा, मेरे होश उड़ गए। पहली नज़र में तो मुझे लगा कि मेरे सामने राजीव खड़ा है, मगर दूसरे ही पल मैंने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया। राजीव को तो मरे हुए 2 साल हो चुके थे, फिर वह भला कैसे जीवित हो सकता था। मगर मेरा दिल इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं था। वह शख्स हूबहू राजीव जैसा दिखता था, बस उसकी चाल ढाल और पहनावा थोड़ा अलग था। मैं पूरे दिन घबराई हुई सी उसे छुप छुप कर देखती रही और शायद उसे भी मेरी बेचैनी का अंदाज़ा हो गया था। तभी उसने बाकी कर्मचारियों से मेरे बारे में पूछताछ की और मेरे पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा नाम अर्पिता है? उसका लहजा भी बिल्कुल राजीव जैसा था, मगर वह मेरा राजीव कैसे हो सकता था? अगर वह सच में राजीव होता तो मुझसे मेरा नाम पूछने की बजाय खुशी से झूम उठता, क्योंकि वह तो मुझे दिल और जान से ज़्यादा चाहता था। लेकिन उसने खुद को राजीव नहीं बल्कि प्रताप बताया। मैंने आने वाले ख्यालात को टाल दिया कि वह राजीव नहीं, मगर मैं सारी रात बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलती रही। मगर कुछ दिन बाद उस आदमी ने मुझे उसके पास बुलाया जिसे मैं राजीव समझ रही थी। उसको सामने देखकर मेरा दिल फिर से मचलने लगा कि उसकी मौत की खबर मैंने खुद सुनी थी, तो भला यह राजीव कैसे हो सकता है। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया और मेरे मन में एक उम्मीद जगी कि मैंने राजीव की मौत की सिर्फ खबर ही सुनी थी, उसको मुर्दा हालात में देखा तो नहीं था। और तब उस प्रताप नाम के आदमी ने उसकी अपनी कहानी सुनाई। उसे सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मेरे दिल में आने वाला ख्याल बिल्कुल ठीक था। वह जो भी मुझे अपना नाम प्रताप बता रहा था, उसने मुझे बताया कि 2 साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था। उसके बाद उसे अपनी माजी का कुछ हिस्सा याद नहीं, मगर उसको जब होश आया तो उसने खुद को एक बड़े आदमी के घर में देखा था। वह आदमी काफ़ी बूढ़ा था और उसने ही उसे बताया था कि उसका नाम प्रताप है और वह उसके साथ मुझे अमेरिका लेकर गया। उस बूढ़े आदमी को कोई औलाद नहीं थी, तो उसने प्रताप को ही अपना बेटा बना दिया और प्रताप उसका अमेरिका में उसका बिजनेस संभाल रहा था। वह जिस कॉलोनी में आया था, वह कॉलोनी भी उस बूढ़े आदमी ने ही बनाई थी। जब मैंने प्रताप की कहानी सुनी तो मैं खुशी से झूम उठी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। मेरा राजीव मुझे वापस मिल गया था, जैसे मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई हो। मैंने प्रताप को अपनी और उसकी पुरानी तस्वीर दिखाई, जिनमें हम एक दूसरे के साथ थे, और प्रिंस के बारे में भी मैंने उसे सब कुछ बताया। मेरी सब बातें सुनकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और वह मेरे सामने रोने लगा। उसे कुछ भी याद तो नहीं था, लेकिन मेरे पास मिली तस्वीर और प्रिंस को देखकर उसे यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही। प्रिंस को गले लगाते हुए मैंने महसूस किया कि राजीव के चेहरे से वह अजनबियत चंद लम्हों के लिए गायब जरूर हुई थी, जो मैंने पहली नज़र में महसूस की थी। राजीव भी मुझसे कई बार कह चुका था कि उसे प्रिंस से वही महक आती है, जैसे वह उसी के वजूद का एक हिस्सा हो,
और जब मैं उसकी यह बातें सुनती तो दिल से मुस्कुरा उठती, क्योंकि वह सच ही तो कहता है। आज मुझे और राजीव को एक साथ 2 साल गुजर चुके हैं। अब वह मान चुका है कि वही मेरा राजीव है, क्योंकि जब भी मैं और प्रिंस एक दूसरे के करीब आते तो उसका दिल भी वैसे ही बेचैन हो उठता जैसा कभी मेरा हुआ करता था। लेकिन एक बात की मुझे अफसोस रहेगा कि उसकी माजी की यादें उसे लौटा नहीं सकती, क्योंकि अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो हो सकता है कि वह अपनी माँ की मौत का दोष मेरे पापा पर डाल दे। आखिर उन्हें उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी इतनी कठिन हो गई थी कि हालात हमें इस मोड़ तक ले आए कि मैंने अपनी और प्रिंस की ज़िंदगी ख़त्म करने तक का फ़ैसला कर लिया था। मैं उस इंसान को दुआएं देने से नहीं थकती जिसने राजीव को अपना बेटा समझकर उसकी देखभाल की और अपना पूरा कारोबार उसके हवाले कर दिया। आज मैं सोचती हूँ, अगर हालात से मजबूर होकर मैंने और प्रिंस ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली होती तो क्या होता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने पापा को भुला दूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी ज़िंदगी एक ख़तरनाक मोड़ तक पहुँच गई थी, जिसे बड़ी मुश्किल से मैंने वापस मोड़ा है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।